हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आर के इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। क्लास 12 का सोल्यूशन चैप्टर हमारा चल रहा था और हमने लास्ट लेक्चर से कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ को स्टार्ट किया हुआ है। तो लास्ट क्लास में अगर आप मेरा लेक्चर देखें तो मैंने वहाँ पर रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर यानी RLVP कवर किया था। और आज के लेक्चर में हम नेक्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है हमारे पास और जिसको हमने नाम दिया है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, तो अब हम उसको कवर करेंगे। चलिए, तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, इसको हम शॉर्ट टर्म में EBP कह सकते हैं। तो आइए पहले थोड़ा सा इसका बेस तैयार करते हैं और फिर इसके फॉर्मूलेस क्या होंगे, कैसे इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स करेंगे, फिर उन पर चलेंगे। ठीक है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जब हम एक वोलाटाइल सॉल्वेंट के अंदर बाहर से एक नॉन वोलाटाइल सोल्यूट ऐड करते हैं तो क्या होता है ना। तो आपने देखा होगा कि जब एक वोलाटाइल सॉल्वेंट में बाहर से जब एक नॉन वोलाटाइल सोल्यूट ऐड किया जाता है तो उससे उस सोल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होता है वो कम हो जाता है। मतलब जो सोल्यूशन का वेपर प्रेशर आएगा वो प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से काफ़ी कम हो जाता है। तो यही चीज़ को यहाँ पर समझने की कोशिश करना है हमें कि जैसे ही अब हम उस नॉन वोलाटाइल सोल्यूट को वोलाटाइल सॉल्वेंट में डालेंगे तो वेपर प्रेशर डिक्रीज हो गया। ठीक है, वेपर प्रेशर डिक्रीज क्यों हो गया वो आप जानते ही हैं, क्योंकि जब नॉन वोलाटाइल सोल्यूट आता है तो उसमें एबिलिटी नहीं है कि वो वेपर्स बना सके, तो वो खुद तो वेपर बनाएगा नहीं और साथ ही साथ जो आपका वोलाटाइल सॉल्वेंट था उसको भी वेपर बनाने से कहीं ना कहीं रोक देता है। तो जिससे जितने वेपर्स एक प्योर सॉल्वेंट पहले बना पा रहा था उतने ही वेपर्स अब वो सोल्यूशन में क्रिएट नहीं कर पाएगा। तो अब जो वेपर प्रेशर होगा वो काफ़ी कम होगा, क्योंकि सोल्यूट के द्वारा जो वेपर प्रेशर है वो तो जीरो ही है, ऑलमोस्ट जीरो है, और जो सॉल्वेंट के द्वारा वेपर प्रेशर बन रहा है वो भी बनेगा, लेकिन उसकी भी बनाने की जो एबिलिटी है, सॉल्वेंट की बनाने की जो एबिलिटी है पहले के मुकाबले में कम हो जाती है। तो ये सारा चीज़ें मैंने आपको पहले भी क्लियर कर रखी हैं। तो वही चीज़ है कि वेपर प्रेशर डिक्रीज हो गया सोल्यूशन का जैसे ही आपने उसके अंदर क्या डाला, वोलाटाइल सॉल्वेंट डाला, और सॉरी नॉन वोलाटाइल सोल्यूट डाला, सॉरी। ठीक है, तो जैसे ही आपने उसमें नॉन वोलाटाइल सोल्यूट ऐड किया तो फिर उससे क्या हुआ, उसका वेपर प्रेशर डिक्रीज हुआ। अब हम क्या जानते हैं कि जब वेपर प्रेशर को हम रिलेट करेंगे यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट से, क्योंकि टॉपिक का नाम है बॉइलिंग पॉइंट से रिलेटेड है, तो आपको पहले बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए, है ना। तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट? Boiling point is a temperature at which the vapor pressure of your liquid या solution जो भी होगा is becomes equal to the atmospheric pressure. That means the external pressure which is applied on your container, जिसके अंदर आप उस लिक्विड या सोल्यूशन को बॉईल कर रहे होंगे। तो जैसे ही आपके अंदर का वेपर प्रेशर बढ़ते 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 अब बाहर के एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है, तब जाके उस लिक्विड का या उस सोल्यूशन का क्या आता है, बॉइलिंग पॉइंट आता है। यही डेफिनेशन है किसका, बॉइलिंग पॉइंट का। और ये भी हम बात जानते हैं कि वेपर प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट के बीच में कैसा रिलेशन होता है, इनवर्स रिलेशन होता है। यानी जिस सॉल्यूशन या जिस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट वेपर प्रेशर काफी कम होगा या वो वेपर प्रेशर काफी कम क्रिएट कर रहा है तो कहीं ना कहीं उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। और जो सॉल्यूशन या जो लिक्विड ज्यादा वेपर प्रेशर क्रिएट करते होंगे उसी टेम्परेचर्स पर, तो उनका बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो आपका कम हो जाता है। तो वेपर प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर होते हैं। तो उसी कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पर क्रिएट करेंगे। तो आइए पहले कुछ बातें लिखते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। तो अब हम पहले तो यहाँ पर लिख रहे हैं कि ऑन एडिंग नॉन वोलाटाइल सोल्यूट टू प्योर volatile solvent, pure volatile solvent, ठीक है। ऑन एडिंग NVS टू प्योर volatile solvent, the vapor pressure of solution is decreases। ठीक है, वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन क्या हो गया, उससे कम हो गया। ठीक है, वो लॉजिक क्लियर हो गया आपको क्यों कम हो गया। तो वेपर प्रेशर के डिक्रीज होने से क्या हुआ, तो वेपर प्रेशर सोल्यूशन इज डिक्रीजेस एंड इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज इंक्रीजेस, और उससे उस सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया, बढ़ गया, क्योंकि अब वो पहले के मुकाबले में कम वेपर प्रेशर बना रहा है। तो वेपर प्रेशर अगर कम क्रिएट होगा तो फिर वो ज्यादा हाई टेम्परेचर पर जाकर उसका जो वेपर प्रेशर होगा वो जाके एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल होगा और तब जाके उसका बॉइलिंग पॉइंट अचीव हो पाएगा हमारे लिए। तो यहाँ पर हम साथ साथ बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन भी लिख लेते हैं, अगर आपको चाहिए तो मैं यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट का डेफिनेशन लिख देता हूँ आपके लिए। तो बॉइलिंग पॉइंट का जो डेफिनेशन हमारे पास अवेलेबल है वो यही है कि
द टेम्परेचर at which vapor pressure of a liquid is become equal to the atmospheric pressure। ठीक है, जब वेपर प्रेशर किसी भी लिक्विड का जिस टेम्परेचर पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है तो उसी टेम्परेचर को हम उसका बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। तो यहां पर हुआ क्या कि जब आपने उस प्योर सॉल्वेंट में नॉर्मल टेस्ट फ्लूइड मिलाया तो वेपर प्रेशर घटा और उससे बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। तो इसी कॉन्सेप्ट को हमने नाम दिया है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, है ना। एलिवेशन का मतलब क्या होता है, बढ़ना। तो यहां पर कहीं ना कहीं आपके सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट जो हो रहा है वो बढ़ रहा है। ठीक है, तो उसी कॉन्सेप्ट को अब ये हम एक ग्राफ के तरीके से भी समझने की कोशिश करते हैं। अब वो ग्राफ देखिए कैसे बनेगा। तो यहां पर नीचे हम ले रहे हैं एक्स एक्सिस पर टेम्परेचर और जो हमारा वाई एक्सिस है यहां पर हम ले रहे हैं वेपर प्रेशर। ठीक है, और यहां मैंने एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूं। ठीक है, ये लाइन रिप्रेजेंट कर रही है उस प्रेशर को जो कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल होगा। ठीक है, तो यहां हम लिख देते हैं 1 atm। ऐसे प्रेशर बढ़ रहा होगा, आप यूं ले लें 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 से लेके 1 atm तक आ जाए। अब उसके बाद नीचे हमने टेम्परेचर ले रखा है। अब पहले हम बात करेंगे प्योर सॉल्वेंट की। ठीक है, प्योर सॉल्वेंट मीन्स कि अभी तक हमने इसमें कुछ मिलाया नहीं है। जैसे सपोज करें आप प्योर वाटर ले लें इस तरह से। तो अब उस सॉल्वेंट का अगर हम बॉइलिंग पॉइंट अचीव करना चाहते हैं तो वो कैसे होगा, देखिए। तो अब देखो किसी न किसी टेम्परेचर पे अगर वो वोलाटाइल लिक्विड है तो ऑब्वियस ही बात है किसी किसी टेम्परेचर पे आप उसे रखोगे तो कुछ ना कुछ तो वेपर प्रेशर वो क्रिएट करेगा ही। तो इसलिए अगर मैं इसको यहाँ पे रख रहा हूँ, अभी पर काफी कम टेम्परेचर है, देखिए। तो इस पॉइंट पर अगर हम इस पॉइंट को कंसिडर करें, ये वाले पॉइंट को, तो दिस पॉइंट में अब इसका वेपर प्रेशर जो है बहुत ज्यादा हाई नहीं है। ठीक है, इस टेम्परेचर पे अब मेरे को अगर उसको बॉइल करना है तो ऑब्वियसली बात है मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा और जैसे जैसे मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो वैसे वैसे उसका वेपर प्रेशर भी बढ़ेगा। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ाने से वेपर प्रेशर बढ़ता है, मैं पढ़ा था। तो जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करते जाएंगे, अब देखिए उसका वेपर प्रेशर बढ़ रहा है और फिर एक ऐसा समय आ गया कि वो किसके इक्वल हो गया, देखो एटमॉस्फेरिक प्रेशर। आ रहा है समझ में। तो इस पॉइंट पर अगर आपने देखे, ये प्योर सॉल्वेंट का ग्राफ बनाया मैंने, इसमें मैंने अभी कुछ भी मिक्स नहीं किया हुआ। तो प्योर सॉल्वेंट के केस में आपने ग्राफ देखा कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं उसका वेपर प्रेशर बढ़ता गया और एक ऐसा समय आया कि वो किसके इक्वल हो गया, इसके इक्वल हो गया एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। तो बताइए अब यहाँ पर क्या होगा। तो हमने पढ़ा था कि वो टेम्परेचर जिसमें किसी भी लिक्विड के द्वारा बनाया गया वेपर प्रेशर उसके एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाए, उस टेम्परेचर को क्या कहते हैं, उसका बॉइलिंग पॉइंट। तो दैट मीन्स अगर मैं इस पॉइंट को नीचे जाके मैच करता हूं तो ये उस लिक्विड का क्या क्रिएट करेगा, बॉइलिंग पॉइंट। तो ये प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट आ गया और प्योर सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट्स को डिनोट करेंगे यहाँ पे T0B से। ठीक है, सिंबल्स का थोड़ा ध्यान रखना है। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ T0B? T0B का मतलब होता है यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। ध्यान रखिए। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पे भी इस तरह से दिखा देता हूँ, दिस इज योर T0B। चलिए, अब हम बात कर रहे हैं कि सोल्यूशन की। सोल्यूशन मीन्स कि अब मैंने उसके अंदर NVS मिलाया, तो जैसे ही मैं उसके अंदर NVS मिलाऊंगा तो होगा क्या, वेपर प्रेशर सोल्यूशन का क्या हो गया, घट जाएगा। मतलब उसका जो ग्राफ होगा वो नीचे से स्टार्ट होगा, ऊपर से नहीं होगा। सेम टेम्परेचर पे वो इससे कम वेपर प्रेशर क्रिएट करेगा। तो ये अब जो ग्राफ बन रहा है सोल्यूशन का है, नीचे से स्टार्ट करेंगे क्योंकि उसका वेपर प्रेशर प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से कम होता है जब उसमें आप NVS मिला देते हैं। अब इसको भी आप बॉइल कर रहे हैं तो इसका भी टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे आप। अब इसका कर्व देखिए ऐसे जाएगा और उसके बाद अब ये जो मैंने नीचे वाला ग्राफ बनाया, ये किसके लिए बनाया बताओ, मैंने सोल्यूशन के लिए बनाया। और अब इस पॉइंट पे जाकर इसका भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो गया वेपर प्रेशर। अब उस पॉइंट को भी अगर मैं नीचे जाके मैच करता हूं, ये देखिए, तो ये मेरे को उसका क्या मिलेगा, बॉइलिंग पॉइंट। और इसको हम कहते हैं यहाँ पर TB। तो TB का मतलब होता है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन कंटेनिंग NVS। ठीक है, कंटेनिंग NVS। तो मतलब उस सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट जिसके अंदर आपने क्या मिला दिया, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला दिया, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट है TB। तो ये वैल्यू हमारे लिए क्या कहलाएगी, TB। अब बात आती है उस चीज की, आप देख सकते हैं कि जो T0B था और जो TB है उसमें TB ज्यादा है। तो TB ज्यादा हुआ, जो हमारा कॉन्सेप्ट है कि जैसे ही हमने उस प्योर सॉल्वेंट में NVS मिलाया तो वेपर प्रेशर के घटने से आप देख सकते हैं सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया। प्योर सॉल्वेंट से ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट है आपके सोल्यूशन का जिसके अंदर आपने NVS मिलाया था।
तो यहाँ से साफ साफ देखा जा सकता है कि जो टीबी की वैल्यू है वो टी नॉट बी से ज्यादा है, और इसी एलिवेशन को हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, तभी तो उसको नाम दिया गया एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो याद रखिए कि जब भी हम किसी सोल्यूशन के अंदर सॉरी किसी प्योर सॉल्वेंट में बाहर से एनवीएस मिलाते हैं तो उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। फॉर एग्जाम्पल इफ यू टेक प्योर वाटर, तो व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर? 100 डिग्री सेल्सियस। बट अगर आपने उसमें बाहर से ग्लूकोज मिला दिया, आपने उसके अंदर बाहर से यूरिया मिला दिया, आपने उसमें बाहर से सुक्रोज मिला दिया, दिस ऑल आर वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। तो आप देखेंगे कि जब वाटर में कुछ अमाउंट में आपने यूरिया मिक्स कर दिया तो अब उसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस नहीं आएगा, अब वो 100 से थोड़ा सा ज्यादा आएगा। दैट मीन्स 101 हो सकता है, 102, दैट डिपेंडिंग ऑन कि आपने कितने नंबर ऑफ मोल्स उस यूरिया के उसमें डाले थे। तो समझ में आ रही है मेरी बात? तो इसी कॉन्सेप्ट को हमें यहाँ पे क्लियर कर रहे हैं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो जो एलिवेशन हो रहा है, जैसे 100 था पानी का बॉइलिंग पॉइंट और वो यूरिया डालने से 102 हो गया, तो एलिवेशन कितने का हुआ? 2 डिग्री सेल्सियस का हुआ, है ना। 2 डिग्री सेल्सियस से तो एलिवेट हुआ, तो उसी को तो कहते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो अब मेरे को अगर ये पता करना है कि कितने का एलिवेशन हुआ है ना, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कितने का हुआ है, तो उस एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को हम कैसे निकालेंगे? तो उसके लिए हमारे लिए सिंबल होता है डेल्टा टीबी, उसको हम डेल्टा टीबी वाले सिंबल से डिनोट करेंगे। अब डेल्टा टीबी सर कैसे आएगा? डेल्टा का मतलब क्या होता है? डेल का मतलब होता है यहाँ पर क्या? डिफरेंस होता है हमेशा। तो डेल टीबी यहाँ से कैसे आ जाएगा? अब उसको निकालना है तो ऑब्वियस ही बात है, हम ये डिफरेंस की बात कर रहे हैं ना, ये डिफरेंस हुआ, देखो दिस इज यूर डेल्टा टीबी। तो अगर ये डिफरेंस हम निकालने की कोशिश करेंगे तो सीधा बच्चा बता सकता है सर टीबी में से टी नॉट बी हटा दो, आपको पता लग जाएगा। तो कोई भी बोल सकता है ये बात। तो यहां से समझ में आ रहा है कि अगर मैं टीबी में से टी नॉट बी की वैल्यू हटाऊं तो देन वी गेट डेल्टा टी, और उसी से मेरे को क्या मिल जाएगा कि कितना एलिवेशन हुआ है बॉइलिंग पॉइंट के अंदर। हो रहा है सबको क्लियर? तो इसको समझिए पहले कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ये है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। आप देख सकते हैं कि कितना आपके उस बॉइलिंग पॉइंट में बढ़ोतरी हुई है, कितना उसमें इंक्रीजनेस हुआ है, वो अगर आप निकाल लेते हैं, और उसको निकालने का जो फॉर्मूला है हमारे पास वो ये रहता है। ठीक है, तो अब हम ये देखना चाहेंगे कि डेल्टा टीबी जो हम यहाँ पे लिख रहे हैं इसको हमने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के अंडर लिख रहे हैं। तो दैट मीन्स ये डेल्टा टीबी जो होगा, अगर ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है तो ऑब्वियस ही बात है कि ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एनवीएस पे डिपेंड करती होगी। और वो बिल्कुल समझने वाली बात है कि जितने ज्यादा नंबर ऑफ मोल्स एनवीएस के आप डालते चले जाएंगे सोल्यूशन में, जितने ज्यादा उसके सोल्यूशन में उसके मोल्स ज्यादा होंगे, तो ऑब्वियस ही बात है उतना ही वेपर प्रेशर कम होता चला जाएगा और उतना ही बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता चला जाएगा। तो इसलिए जो एलिवेशन में बॉइलिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है? एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, मतलब वो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एनवीएस पे डिपेंड करती है, नेचर ऑफ द एनवीएस पे डिपेंड नहीं करती। तो देखिए, सपोज करिए कि आपने 1 लीटर वाटर लिया और उस 1 लीटर वाटर में आप 2 तरह के डिफरेंट एनवीएस लीजिए, लेकिन दोनों का मोल सेम रखिए। जैसे मैंने 1 लीटर वाटर में 3 मोल्स क्या डाल दिए? 3 मोल्स मैंने डाल दिए यूरिया के, और उसी 1 लीटर वाटर में मैंने अलग से कंटेनर लेकर उसमें डाल दिए 3 मोल्स किसके? ग्लूकोज के। तो आप क्या देखेंगे कि दोनों ही केस में जब आप सोल्यूशन को बॉईल करेंगे और फिर देखेंगे कि कितना उसमें एलिवेशन हो रहा है बॉइलिंग पॉइंट का, तो दोनों ही केस में बॉइलिंग पॉइंट का एलिवेशन सेम होगा। डेल्टा टीबी की वैल्यू दोनों ही केस में सेम आएगी, चाहे आपने 3 मोल यूरिया के रखे हो या 3 मोल आपने उसमें ग्लूकोज के रखे हो। तो इससे आपको एक्सपेरिमेंटली साबित हो जाएगा कि आपका जो एबीपी होता है, एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट होता है, वो एक क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है कि वो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एनवीएस पे डिपेंड कर रही है, बट उनके नेचर पे डिपेंड नहीं कर रही है। ठीक है, अब मैं इसको एक मैथमेटिकली सेंस देना चाहता हूं, और मैथमेटिकली हम इस बात को साबित कर सकते हैं कि जो आपका एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट है वो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो उसको करने के लिए मैंने आपको याद है पहले भी बताया था, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी में अगर हम समझना चाह रहे हैं कि वो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी चीज है, तो आपने बस उसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी कर देना है। तो अगर मैं ये साबित कर दूं कि ईबीपी भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी है, तो हम ये साबित कर सकते हैं कि वो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी होगी। तो आइए ये चीज हम कैसे प्रूव कर पाएंगे, तो उसके लिए आप इसको पहले कॉपी करिए और फिर मैं आपको साबित करके दिखाता हूं कि हाउ एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी। चलिए, लिख लिया सबने ये? चलिए, तो मैं ये हिस्सा थोड़ा सा मिटा रहा हूं क्योंकि अभी मेरे को ग्राफ की थोड़ी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ग्राफ से ही ये डेरिवेशन हो पाती है। चलिए, तो यहां से अगर आप ध्यान से नोटिस करें, ये तो आपको डिफरेंस जो था दोनों के बीच का, उसको डेल्टा टीबी आप नाम दे सकते हैं, और यहां पर भी तो वैसे डिफरेंस क्रिएट होगा, है ना। अगर मैं इसको यहां से इधर मैच करूं और इसको यहां से यहां मैच करूं,
तो ये दोनों के बीच में भी तो डिफरेंस है, क्योंकि ये उसी टेम्परेचर पे जो वेपर प्रेशर क्रिएट हो रहा है, ये देखिए यहाँ पर कुछ टेम्परेचर पर वेपर प्रेशर क्रिएट होगा इधर भी, तो इसमें जो डिक्रीजनेस आएगी, मतलब ये जो जितना घट रहा है कि कितना वेपर प्रेशर उसका नीचे जाएगा सोल्यूशन का, तो उस पॉइंट को हम यहाँ पर नाम देते हैं डेल्टा पी। तो ये सर डेल्टा पी हो गया आपका। क्लियर हो रहा है सब भाई सभी बच्चों को? या इसको मैं यहाँ बना देता हूँ समझने के लिए, ये देखिए, तो दिस इज योर डेल्टा पी। डेल्टा पी क्लियर हो रहा है? व्हाट इज डेल्टा पी? जैसे ये चेंज इन टेम्परेचर है ना, कितने का टेम्परेचर में चेंज हुआ जब सॉल्वेंट में एनवीएस मिलाया, और ये डेल्टा पी मतलब चेंज इन प्रेशर, क्योंकि प्रेशर घटेगा तो कितना डिक्रीजनेस होगा, है ना, याद होगा लोवरिंग इन वेपर प्रेशर, तो ये लोवरिंग इन वेपर प्रेशर है। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे दोबारा से एक बारी, तो डेल्टा टीबी जो है वो तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है, और जो डेल्टा पी मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ वो यहाँ पर एलवीपी है। एलवीपी का मतलब क्या था? लोवरिंग इन वेपर प्रेशर, ठीक है, लोवरिंग इन वेपर प्रेशर, और ये ऊपर वाला क्या हो गया? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। तो अगर आपको प्रीवियस लेक्चर्स मेरे देखे होंगे आपने, तो वहीं से मैं देखो आपको थोड़ा समझा पाऊंगा, तो कोशिश करते हैं, देख सकते हैं। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एलवीपी, ठीक है। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एलवीपी। क्या इस बात से आप सहमत हो रहे हैं मेरी? क्यों? क्योंकि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट मतलब कि बॉइलिंग पॉइंट में इंक्रीजनेस उतना ही तो होगा जितना कि वेपर प्रेशर में डिक्रीजनेस होगा। जितना वेपर प्रेशर नीचे जाएगा उसी हिसाब से आपका बॉइलिंग पॉइंट ऊपर जाएगा। आ रहा है समझ में? तो जितना डिक्रीज इन क्या होगा आपका वेपर प्रेशर, उतना ही इंक्रीजनेस आ जाएगी किसके अंदर? इन बॉइलिंग पॉइंट। तो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग दैट कि ईबीपी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एलवीपी। और इसको मैथमेटिकली लिखें तो डेल्टा टीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल पी, ठीक है। अब डेल्टा टीबी को तो एज इट इज रख लेते हैं, और इसको हटाएंगे तो कोई ना कोई कांस्टेंट आ जाएगा, तो वी टेक इट एज के। अब उसके बाद क्या मैं के के बाद इसको पी नॉट माइनस पी एस लिख सकता हूं? बताओ, क्या डेल्टा पी को पी नॉट माइनस पी एस लिखा जा सकता है? बिल्कुल लिखा जा सकता है ना। आप एलिवेशन ये जो लोअरिंग वेपर प्रेशर होता है, ये कैसे निकाला था आपने लास्ट याद है? आपने जब रॉल्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट पढ़ा था, तो वहां पर चेक करिए, तो पी नॉट माइनस पी एस मतलब पी नॉट माइनस जो वेपर प्रेशर वो प्योर सॉल्वेंट पहले क्रिएट करता है, और जब उसमें एनवीएस मिला देते थे तो उसका वेपर प्रेशर होता था पी एस। तो पी नॉट में से जब पी एस हटाएंगे तो ही तो लोअरिंग पता लगेगा ना, क्योंकि पी एस तो पी नॉट से छोटा होता है। तो वो लोअरिंग इन वेपर प्रेशर हमने डिनोट कर रहा था पी नॉट माइनस पी एस से। अगर आपको नई चीज थोड़ा क्लियर हो रही है तो आप रॉल्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट वाला लेक्चर मेरा देखिए जाके, वैसे समझ में आना चाहिए आपको ये बात। अब उसके बाद आपको ध्यान होगा कि ये वैल्यू को अब हम रॉल्स लॉ फॉर वोलेटाइल रॉल्स लॉ नॉन वोलेटाइल के लिए ले लीजिए, या आरएलवीपी का जो कॉन्सेप्ट लास्ट टाइम बताया था उससे देख लीजिए। तो आपने वहां पर एक फॉर्मूला पढ़ा था, यहाँ पर देख सकते हैं आप, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू एक्स टू। तो यहाँ से अगर मैं पी नॉट माइनस पी एस के लिए निकालूंगा तो पी नॉट इंटू एक्स टू आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? तो इसलिए इसकी जगह पर अब मैं लिख दूंगा यहाँ पर पी नॉट इंटू में एक्स टू। क्लियर हो रहा है सबको? पी नॉट इंटू एक्स टू कहाँ से आ गया? यहाँ से, आरएलवीपी का जो कॉन्सेप्ट था वहां से आ गया। आप उसके बाद इसको डेल्टा टीबी रखेंगे, इसको के रखेंगे, और ये पी नॉट, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर एक्स टू? एक्स टू समझ में आ रहा है यहाँ पे आप सभी को? एक्स टू इज अ मोल फ्रैक्शन ऑफ एनवीएस। ये सारे सिंबल्स मैं पहले प्रीवियस लेक्चर में बता चुका हूँ आप सभी को, तो इसलिए वहां से इन चीजों को देख लीजिए एक बार। तो एक्स टू का मतलब यहाँ पर क्या है? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का क्या? मोल फ्रैक्शन, क्योंकि लोअरिंग वेपर प्रेशर उसी पे डिपेंड करता था, ठीक है। तो अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ बताओ? N2 अपॉन में N1 प्लस N2। इसको मैं ये लिख सकता हूँ, मोल फ्रैक्शन ऑफ एनवीएस को क्या लिखेंगे आप? N2 अपॉन में N1 प्लस N2 लिखेंगे। अब इसको हमने याद होगा, अगर हम ये मान के चलते हैं कि सॉल्यूशन इज डाइल्यूटेड, तो उस केस में क्या होता था? N1 इज वेरी वेरी लेस देन N2 इज वेरी वेरी लेस देन टू N1 होता था। तो फिर N1 प्लस N2 को अप्रोक्सीमेटली हमने क्या मान लिया था? N1 के इक्वल, ठीक है। कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई कर लिया इससे हमने। तो अब मैं ग्राफ मिटा रहा हूं, ठीक है, इस ग्राफ का काम खत्म हो गया यहाँ पे। अब आगे चलिए, देखिए इस डेरिवेशन से सिर्फ मैं ये साबित करना चाह रहा हूँ कि हाउ कैन वी प्रूव दैट कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी। बस यही मेरा मकसद है यहाँ पे। तो आप देखिए मैं इसको लिख सकता हूँ डेल्टा टीबी इज इक्वल टू में के, और ये पी नॉट, और N1 प्लस N2 की जगह पर आप N1 रख दीजिए, तो ये बन जाएगा N2 अपॉन में N1। N1 की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं? ये N2 रहेगा, और N1 की जगह लिख सकते हैं W1 अपॉन में M1, है ना। किसी का भी नंबर ऑफ मोल्स निकालना है तो उसकी गिवन मास को मोलर मास से डिवाइड कर दिया। W1 इज योर गिवन मास ऑफ प्योर सॉल्वेंट एंड M1 इज अ गिवन मोलर मास ऑफ योर प्योर सॉल्वेंट। अब इसको रेसिप्रोकल कर दीजिए यहाँ से,
तो ये हो जाएगा K इंटू पी नॉट, फिर N2 और मल्टीप्लाई में ऊपर आएगा M1, नीचे आ जाएगा W1। ठीक है, अब ध्यान से देखिए आंसर आने वाला है हमारा। ये K रखिए, पी नॉट रखिए और M1 को यहाँ रखिए और इन सबको ब्रैकेट में लिख दीजिए और यहाँ पे ब्रैकेट में लिखिए N2 अपॉन में W1। अब ध्यान से देखिए इस एक्सप्रेशन को, बताइए K क्या है, कांस्टेंट, पी नॉट भी क्या है, कांस्टेंट, और M1 भी क्या है, कांस्टेंट। K तो कांस्टेंट था ही, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी लिया था। पी नॉट क्या होता है, पेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, वो भी कांस्टेंट रहेगा, वो कभी चेंज नहीं हो सकता। M1 क्या है, मोलर मास ऑफ योर प्योर सॉल्वेंट, वो भी कभी चेंज नहीं हो सकता। तो तीन कांस्टेंट अगर आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो दैट गिव्स यू अ न्यू कांस्टेंट। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, इसको प्योरली एक कांस्टेंट क्वांटिटी मान लेंगे और इसकी जगह पर मैं यहाँ पर K डैश लिख देता हूँ। ठीक है, तो समझ में आ ही गया हो सभी को। यहाँ पे कहीं साइड पे आप इस बात को लिख लेना, यहाँ मैं लिख देता हूँ आपके लिए कि जो K डैश है वो किसके इक्वल है, K पी नॉट और M1 के इक्वल है, बिकॉज इट इज अ न्यू कांस्टेंट। और ये N2 अपॉन W1 क्या है बताओ, N2 अपॉन W1। ठीक है, नहीं तो इस न्यू कांस्टेंट को हम अभी आगे जाके कुछ और भी नाम दे सकते हैं। तो अभी आप ऐसा करो, इसको K डैश मत रखो, मैं अभी आपको बताता हूँ। तो ये डेल्टा टी भी रखो, ये K पी नॉट M1 एक न्यू कांस्टेंट क्रिएट हो जाएगा। अभी आप इसको ऐसे ही रखो ये, और इसको हम क्या लिख सकते हैं बताओ, मोलैरिटी। ये मोलैरिटी होगा कि नहीं होगा बताओ। N2 अपॉन W1, N2 क्या था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ योर सॉल्यूट NVS, और W1 क्या था, मास ऑफ योर सॉल्वेंट। तो अगर हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ जितना भी सॉल्यूट होता है उसको मास ऑफ द सॉल्वेंट से डिवाइड करते हैं तो यू गेट मोलैरिटी। और अब देखो ये मोलैरिटी होगा, ये तीनों कांस्टेंट है, तो अगर मैं तीनों कांस्टेंट को यहाँ से हटा दूंगा, ये तीन कांस्टेंट्स को अगर मैं यहाँ से हटा दूंगा तो एक न्यू कांस्टेंट आपको मिलना चाहिए, है ना। तो वो मैं बताऊंगा अभी, लेकिन ये तीनों कांस्टेंट अगर मैंने हटा दिए सपोज करिए, तो डेल्टा टी भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आ जाएगा, मोलैरिटी आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा, अगर तीन ये चीज पूरी कांस्टेंट है एक तरीके से, तो डेल्टा टी भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, मोलैरिटी हो गया आपके लिए। ठीक है, और अब इस एक्सप्रेशन को आप ध्यान से देखिए, जो मैं चाहता था वो मेरे को मिल गया कि यहां से मैंने साबित कर दिया कि डेल्टा टी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैरिटी। अगर ये चीज आप प्रूफ कर पा रहे हैं तो इट मीन्स कि वो क्या है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होगी, क्योंकि वो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पे ही डिपेंड कर रही है। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा कि कैसे हम इसको प्रूफ कर सकते हैं कि डेल्टा टी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैरिटी हो सकता है। ठीक है, अब जैसा कि मैंने बताया कि तीन कांस्टेंट जो हमने लिए थे, इट बिकम्स अ न्यू कांस्टेंट, तो उस न्यू कांस्टेंट को हम इस एक्सप्रेशन से बाहर निकाल लेंगे अब। ठीक है, इसको मैं आगे लेके चल रहा हूँ, तो आप इसको कॉपी करिए, फिर मैं आगे बताता हूँ आपको। चलिए कर लिया सबने कॉपी, देखिए। तो अब मैं यहाँ से इस प्रोपोर्शनलिटी के कांस्टेंट को वापस लाऊंगा, तो आप सोचिए कि डेल्टा टी भी हमने प्रूफ कर दिया कि जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैरिटी होता है। ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ चुका है, तो यानी कि डेल्टा टी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैरिटी, है ना। तो अब फिर से अगर हम इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आएंगे तो एक नया कांस्टेंट आएगा, और वो कांस्टेंट को हमने यहाँ पे क्या नाम दिया वो मैं आपको बता देता हूँ। तो ये जो डेल्टा टी बी हम यहाँ पे रखेंगे, और जो नया कांस्टेंट यहाँ पर तीनों को मिला के जो बना था वहां पे भी आप देख सकते हैं, तो उसको यहाँ पे नाम दिया गया है के बी, और ये इंटू में आ गया मोलैरिटी। तो मोलैरिटी को हम स्मॉल एम से डिनोट कर लेते हैं। यहाँ पे स्मॉल एम का मतलब क्या है, मोलैरिटी से। हो रहा है क्लियर आप सबको ये? तो ध्यान से देखिए आप, तो डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू में एम, और के बी को यहाँ पर क्या बोलते हैं, देखिए ध्यान से, के बी को यहाँ पर, के बी इज कॉल्ड एलिवेशन इन, सॉरी, के बी इज कॉल्ड हेयर मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। के बी को हम मोलल एलिवेशन कांस्टेंट कहते हैं, और नहीं तो उसका नाम एक और होता है इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट। तो ये भी इसको एक नाम दिया गया है यहाँ से। समझ में आ रहा है सबको? तो डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू में मोलैरिटी, और के बी का मतलब है मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। ठीक है, और अगर हम इस के बी के बारे में थोड़ा सा और जानकारी लेना चाहते हैं तो इसकी पहले हमें के बी का डेफिनेशन लाना होगा। तो के बी का डेफिनेशन कैसे आएगा देखो, तो आप के बी के लिए फॉर्मूला अगर क्रिएट करना चाहते हैं तो उसके हिसाब से डेफिनेशन बन जाएगा। तो आप यहाँ पर क्या करो, मोलैरिटी को 1 पुट कर दो, पुट m इक्वल टू 1, तो इसका मतलब आपका सोल्यूशन कितना मोलर हो गया, 1 मोलर। तो m अगर 1 हो गया, मोलैरिटी 1 हो गया, तो यू हैव 1 मोलर सोल्यूशन। तो डेफिनेशन यहीं से बनेगी। देखो अब मैं m यहाँ 1 कर दूंगा तो डेल्टा टी बी किसके इक्वल बन जाएगा, सीधा के बी के बन जाएगा ना, क्योंकि m तो अपनी मोलैरिटी तो 1 ले ली। तो इससे डेफिनेशन क्रिएट होगा। देखो क्या, ध्यान से देखिए कि मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट इज इक्वल टू
एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, है ना, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट इज इक्वल टू एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 1 मोलर सोल्यूशन। कंडीशन अप्लाइड है कि उस सोल्यूशन की मोलैरिटी 1 होनी चाहिए। तो जिस सोल्यूशन की मोलैरिटी 1 होती है, आप उस सोल्यूशन को अंदर देखिए कितना उसका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट हो रहा है। तो जितना भी उसका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होगा, आप सोल्यूशन की मोलैरिटी 1 लेके यूज करेंगे, तो जितना भी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट आता है वही उसके लिए क्या कहलाता है, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट बन जाता है, उसका इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट बन जाता है। तो ये डेफिनेशन है कि मोलर एलिवेशन कांस्टेंट इज इक्वल टू एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 1 मोलर सोल्यूशन। और जहां तक इसकी यूनिट्स की बात है, तो अगर हम इसकी यूनिट्स यहाँ से निकालना चाहते हैं तो ये आपने लिख लिया होगा, नहीं तो उसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, और ये मैं आपको फिर आगे बताता हूँ उसका। तो ये साथ में कॉपी कर लिया होगा, तो यहाँ मुझे स्पेस चाहिए। चलिए, तो इसको अगर मैं यहाँ से रिमूव कर दूँ तो अब मेरे पास इसका यूनिट कैसे आएगा ना, तो यूनिट ऑफ के पी क्या होगा देखिए, तो के बी इक्वल टू क्या बनेगा यहाँ से बताओ, डेल्टा टी बी अपॉन में स्मॉल एन, है ना। तो डेल्टा टी बी तो एक टेम्परेचर है ना, तो इसी यूनिट तो टेम्परेचर में रहेगी, तो केल्विन रहेगी, डिग्री सेल्सियस रहेगी, तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। तो इसलिए जो यूनिट ऑफ के बी यहाँ से बनेगा वो बन जाएगा केल्विन, और ये मोलैरिटी आपका आ जाएगा। तो मोलैरिटी क्या होता है बताओ, मोलैरिटी आपका होता है मोल पर केजी, है ना, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन में 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, तो मोल पर केजी होगा। तो मतलब ये तुम्हारा केल्विन हो गया, और नीचे से तुम्हारा आ गया मोल पर केजी, नीचे आ गया मोल पर केजी। तो अगर इस चीज को मैं ऊपर लेके आऊंगा तो ये तो केल्विन ही रहेगा, और ये हो जाएगा केजी मोल इनवर्स। आ रहा है समझ में, ऐसा हो जाएगा ना, केजी तो ऊपर आके -1 से +1 हो जाएगा। तो ये आपकी यूनिट बन जाएगी किसकी, केल्विन केजी पर मोल, या फिर आप इसको डिग्री सेल्सियस में भी यूज कर सकते हैं। तो केल्विन केजी पर मोल इज अ यूनिट फॉर केबी, ठीक है, ऐसा यूनिट ले सकते हैं ये। और उसी हिसाब से फिर आप इसकी डेफिनेशन याद कर लीजिए। और ये किस पे डिपेंड करता है, तो टोटली डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। जैसा सॉल्वेंट होगा, वाटर का केबी अलग होता है, कोई और सॉल्वेंट है तो उसका केबी अलग हो जाएगा। तो इट इज डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। तो इस तरह से आपके पास देखिए डेफिनेशन आ गई, फॉर्मूला भी आ गया, केबी का यूनिट्स भी आ गई, तो वो चीज़ें आप ध्यान में रखिए। अब मैं डेल्टा टीबी का जो एक और एक्सप्रेशन आपके लिए लेकर आ रहा हूँ, जो फाइनल फुल एंड फाइनल एक्सप्रेशन हमारे लिए होगा, जिसका यूज करके फिर हम न्यूमेरिकल्स की ओर जा सकते हैं। तो वो एक्सप्रेशन सब कैसे आएगा देखिए। तो आपके पास डेल्टा टीबी किसके इक्वल है बताओ, के बी मल्टीप्लाई बाय मोलैरिटी, यही है। तो हाउ कैन यू फाइंड द मोलैरिटी, तो मोलैरिटी को निकालेंगे कैसे सर, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एनवीएस, जो कि क्या होता है N2, और उसको डिवाइड करेंगे मास ऑफ क्या, सॉल्वेंट। अगर मास ऑफ सॉल्वेंट मैंने ग्राम में लिया हुआ है तो फिर इनटू में मेरे को क्या लेना पड़ेगा, 1000, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा और ओपन करिए, तो ये के बी रहेगा। हाउ कैन यू फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एनवीएस, तो उसके मास को उसके मोलर मास से डिवाइड करोगे, तो ऊपर आ जाएगा W2 और नीचे आपका आ जाएगा यहाँ पर M2, फिर इनटू में W1 यदि ग्राम में ले रहे हैं, और इनटू में 1000 आ जाएगा। तो दिस इज द फुल एंड फाइनल एक्सप्रेशन जो हम न्यूमेरिकल्स के लिए यूज करेंगे आगे। इसको आप देख लीजिए, ये आपका फुल एंड फाइनल एक्सप्रेशन होता है जो हम यूज करते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट्स को फाइंड करने के लिए। तो ये बाकी बस सिंबल्स एक बार दोबारा लिख देता हूं, आप इसको कॉपी कर लीजिए फटाफट पहले, ठीक है, कर लिया सबने कॉपी। चलिए, तो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ सभी सिंबल्स एक बार मैं डिफाइन कर देता हूँ, ताकि आपको न्यूमेरिकल्स में कोई प्रॉब्लम ही ना हो। तो आइए, तो यहाँ पर आपके पास एक डेल्टा टीबी है, तो उसको तो आप समझ ही गए कि डेल्टा टीबी होता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, और उसको कैसे निकालते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया। डेल्टा टीबी को निकालने का एक तो फॉर्मूला हमारे पास रहता है कि आप टीबी में से टी नॉट बी हटा दें। तो यहाँ से आप एक लॉजिक और ध्यान में रखिए कि टीबी की वैल्यू फिर यहाँ से क्या आएगी, मतलब जो मेरा बॉइलिंग पॉइंट होगा सोल्यूशन का, वो मैं कैसे निकालूंगा। तो ऑब्वियसली बात है, उसके लिए मेरे को टी नॉट बी के अंदर क्या ऐड करना पड़ेगा, डेल्टा टी। तो ये चीज़ भी आप दिमाग में रखना, क्योंकि ऑब्वियसली बात है जितना बॉइलिंग पॉइंट प्योर सॉल्वेंट का होगा, जितना एलिवेशन होगा उसको ऐड करूंगा, तो बॉइलिंग पॉइंट मेरे को सोल्यूशन का मिल जाएगा उससे फिर, ठीक है। नेक्स्ट सिंबल जो आपके पास यहाँ पे मिल रहा है वो केबी है। तो केबी को मैंने बता ही दिया अभी स्टार्टिंग में, आपको उसको कहते हैं मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, ठीक है। उसके बाद आता है नेक्स्ट हमारा W2। W2 का मतलब होगा गिवन मास ऑफ एनवीएस। फिर उसके बाद आता है आपके पास M2। M2 का मतलब होता है यहाँ पर मोलर मास ऑफ एनवीएस। नेक्स्ट फिर आपके पास आता है W1। W1 का मतलब यहाँ पर होता है गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट, जो प्योर सॉल्वेंट आपने लिया था,
ठीक है। और इस एक्सप्रेशन से आप एक चीज और नोटिस रखेंगे कि डेल्टा टीवी जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है M2, जो मैंने आपको याद है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के केस में भी ये बात मैंने आपको समझाई थी कि कोई भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हो वो उस मोलर मास ऑफ NBS के हमेशा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो वो चीज़ यहाँ से आप देख भी सकते हैं। तो ये है हमारा फाइनल एंड फुल एंड फाइनल एक्सप्रेशन। जो भी आगे न्यूमेरिकल्स बनेंगे इसी एक्सप्रेशंस पर बनेंगे, और नहीं तो फिर इस एक्सप्रेशंस पे बनेंगे जो मैंने यहाँ पे देखा। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि क्या होता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और क्या उसके फॉर्मुलेज हैं, कैसे उसके ग्राफ हैं। ग्राफ भी आपने देखा, पीछे ग्राफ भी था, और एक छोटी सी डेरिवेशंस भी हमने करी है। बट ये डेरिवेशन अगर आप CBSE लेवल पे जाते हैं तो आपको शायद NCERT पे नहीं मिलेगी, बट फिर भी आप अपने नॉलेज के लिए इसको रख सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको आज का लेक्चर क्लियर हुआ होगा। ठीक है, तो अब हम इसके ऊपर क्या बनाएंगे, न्यूमेरिकल्स बनाएंगे। तो हमारे साथ जुड़े रहिए। नेक्स्ट लेक्चर में आपको न्यूमेरिकल्स कराते हैं किसके ऊपर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर, जैसे हमने लास्ट टाइम RLBP पे भी न्यूमेरिकल्स किए थे। क्योंकि थ्योरी पढ़ने के बाद न्यूमेरिकल तभी बनते हैं बच्चे से जब थ्योरी उसको बिल्कुल क्लियर होता है। अगर आपके पास थ्योरी में डाउट रह जाएगा तो आपके न्यूमेरिकल्स कभी नहीं बनेंगे आपसे। तो इसलिए थोड़ा इसको ढंग से रिवाइज करिए और नेक्स्ट लेक्चर में हमारे साथ जुड़िए और फिर देखते हैं कि हम न्यूमेरिकल्स को कैसे सॉल्व करेंगे फिर। ठीक है, तो जिन बच्चों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा वो सब्सक्राइब कर लें हमारे चैनल को। ठीक है, और वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक और शेयर भी जरूर करा करें। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। अब एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर क्या बनाएंगे, न्यूमेरिकल्स। चलो, थैंक यू।